हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जो कि 5th सेम में है। तो आपने पता होगा कि क्या पढ़ते हैं हम इसमें, जो कि हमारी मेडिसिन्स होती हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सार क्या है, कुछ की सिंथेसिस क्या है, यूज़ क्या है, वो सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके स्ट्रक्चर। तो आज अब की बार जो है थोड़ा कम है सिलेबस इन कंपैरिजन टू 4th सेम। तो यहाँ पे आपको ये हाईलाइटेड दिख रही होंगी, ये ग्रीन कलर से में। तो ये जो है ना सारी वो मेडिसिन है जिनकी आपने सिंथेसिस पढ़नी, जिनके ऊपर स्टार हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसमें है एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो देखिए ये जो आपका चैप्टर होने वाला है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए फार्माकोलॉजी या बोले तो मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो इनको ना आपने देखिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। ये हमारी लाइफ से रिलेट है बिल्कुल। मतलब जो चीज़ें या वो जो ड्रग हम डेली खाते पीते रहते हैं, पीते मतलब कि कुछ सिरप वगैरह होती है उनसे मतलब था, तो उनको हम लेते रहते हैं ना, तो उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ। और यहाँ पे देखिए एक और बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि हमारे पास ना 3 साल पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो कि शायद कोई और यूट्यूब वाला जो है वो साथ के साथ सॉल्व करा रहा होगा। तो हम जो है साथ के साथ तीनों को कवर करने वाले हैं। 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए, और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो आपको PDF वगैरह है वो मिलेगी फार्मेसी वाला ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपने वहाँ पे जाके डाउनलोड करना है। तो देखिए बात करते हैं कि आपने नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे ऐप, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना फार्मेसी वाला। तो लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये स्टोर का ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला। तो इस पर सिंपली आपने टैप करना है। तो यहाँ पे देखिए सब कैटेगरीज आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो सेमेस्टर है वो है आपका 5th सेम। तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे ना, तो जो भी 5th सेम का मटेरियल है वो आपको नज़र आएगा। तो सिंपली आपने इस पर टैप करना है। तो यहाँ पे अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये मैंने क्रिएट किया है, जो कि अभी पब्लिश नहीं है, मैं कर दूंगा इसको पब्लिक। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे, यहाँ पे आपको सारे नोट्स ये जो है फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है फर्स्ट यूनिट ही कवर की है, बाकी जो है वो रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। तो ऐसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं कि पहला टॉपिक हम क्या कवर करने वाले हैं, जो कि हमारी एंटी हिस्टामिन एजेंट या ड्रग। ये क्या होती हैं, हिस्टामिन क्या है, उनके रिसेप्टर क्या हैं बॉडी में, कहाँ कहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, ये जो है इसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो है देखिए सेम फार्माकोलॉजी में भी है, मैं आपको दिखा दूं। फार्माकोलॉजी में जो हमारी यूनिट है, कौन से मेरे को कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हाँ ये आपको मिलेगा यूनिट 3rd में। जो आप देखोगे ना, इंट्रोडक्शन टू ऑटोकोइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टामिन। तो यहाँ पे भी आपने हिस्टामिन के बारे में पढ़ना है कि हिस्टामिन क्या है, सिंथेसिस क्या है, उसका कैटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये जो है ना दोनों एक ही में कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कि देखिए एंटी हिस्टामिन ड्रग है क्या। जैसे कि नेम में आ रहा है एंटी हिस्टामिन, यानी कि वो ड्रग जो कि हिस्टामिन के खिलाफ काम करेंगी, उसको या तो रोकेंगी या फिर उसके इफेक्ट को रोकेंगी। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये हिस्टामिन क्या है। अच्छा आपको मैं बताऊं कि आपको कभी खुजली हुई है, जैसे कि ईचिंग होती है, या आपकी बॉडी पे कभी रेडनेस आई हो, जैसे कि खुजाते खुजाते मैं खुजाऊँ यहाँ पे रेडनेस आ जाती है, या फिर कभी आपकी आंखें लाल हुई हैं, या कोल्ड के सीज़न में या बोले तो ठंडी के मौसम में आपको कभी नज़ला हुआ है, या आपकी रनी नोज़ हुई है, स्टफ़ी नोज़ हुई है। तो वो क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे कौन सा केमिकल है, तो वो है हिस्टामिन। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, इनको ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाएंगी वो हमारी एंटी हिस्टामिन कहलाएंगी। समझ आ गया होगा आपको। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग वो ड्रग हैं जो कि हिस्टामिन के इफेक्ट को एंटेगोनाइज करेंगे, उसके अगेंस्ट होंगे। एग्जाम्पल बात करें जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन है, रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है, सिट्राजीन है, लेवोसिट्राजीन है। अब यहाँ पे आप कहोगे रेनिटिडीन और सिमेटिडीन वगैरह तो हमारे जो पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको ठीक करने के काम आती हैं। तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे कि वहाँ पर भी हिस्टामिन का काफ़ी बड़ा रोल है एसिड को बढ़ाने में। तो वहाँ पे रेनिटिडीन सिमेटिडीन यूज़ होती हैं। बाकी आपको पता होगा सिट्राजीन खुजली वगैरह में या कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है उसमें ही दी जाती है। लेवोसिट्राजीन भी वही, डाइफेनहाइड्रामीन जो कोल्ड वगैरह में स्टफ़ी नोज़ हो जाती है उसको ठीक करने में। तो यहाँ पे ये इनका रोल है। तो हिस्टामिन की बात करें, केमिकली बात करने वाले हैं अब हम। जैसे कि नेम में आ रहा है हिस्टा प्लस अमीन। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हिस्टामिन का मतलब वर्ड का ये मतलब क्या है, हिस्टा प्लस अमीन। तो क्लियर हो रहा है कि इसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि NH2 ग्रुप ये जो है वो प्रेजेंट है। और हिस्टा जो आया है वो आया है हिस्टोस से, इसका मतलब होता है टिश्यू। तो आखिर ये अगर हम केमिकली देखें तो ये केमिकल है क्या,
यानी कि ये हमारा एंजाइम है या फिर हमारा क्या बोलते हैं, हमारा हार्मोन है या फिर ये क्या है। तो हिस्टामिन जो है ना हमारा ये ऑटोकोइड है। अब ये ऑटोकोइड क्या होते हैं, देखिए ऑटोकोइड, अच्छा पहले ये समझो कि हार्मोन क्या है, कि हार्मोन जो है वो ग्लैंड सीक्रेट करती है, ठीक है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दो तरह ग्लैंड होती है, लेकिन ऑटोकोइड्स को जो है हमारे टिश्यू सीक्रेट करते हैं। ध्यान पॉइंट की बात है यहाँ पे, हार्मोन जो है हमारे ग्लैंड सीक्रेट करती है, लेकिन ऑटोकोइड्स को हमारे टिश्यू सीक्रेट करता है। और हिस्टामिन भी हमारे एक ऑटोकोइड है जो कि एज ए लोकल हार्मोन काम करता है। सपोज़ ये मेरा यहाँ पे पार्ट है, सपोज़ पीछे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे सेल, मेरे सेल के टिश्यू है, ये मतलब ये टिश्यू है जो, तो ये जो है सीक्रेट करता है हिस्टामिन। कब करता है, सपोज यहाँ पे इंसेक्ट ने मुझे काट लिया तो यहाँ पे इरिटेशन या फिर बोले तो ईचिंग होने लग जाएगी। यहाँ पे ये जो केमिकल है यानी कि हिस्टामिन है वो रिलीज हो जाएगा, वो लोकली काम करेगा। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है या पूरी बॉडी पे उसका असर पड़ रहा है, नहीं, वो जहाँ भी रिलीज हुआ है उसका एक्शन लोकल होगा। तो समझ आ गया कि यानी कि हमारा जो हिस्टामिन है वो टिश्यू से रिलीज होता है, और उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक अमीन जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। अभी सारा कुछ हम देखेंगे कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ स्टोर होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे इनएक्टिव होता है। तो बात करें, देखिए इट इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी एंड रिलीज ड्यूरिंग इम्यून रेस्पॉन्स व्हेन एंटीजन इंटरेक्ट विद IgE एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। ये हमारी एक टाइप की WBC होती है। तो एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि हिस्टामिन अब हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। अब आप बोलोगे कि यार इनसे हमें सारा कुछ हो रहा है, खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, हमारी स्टफी नोज़ हो जा रही है, हमारी एसिडिटी बढ़ रही है स्टोमक में, तो हमारे लिए कहाँ से फ़ायदेमंद होगा। तो इसका अगर मैं जवाब दूँ तो हाँ फ़ायदेमंद भी है और ना मतलब फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो फ़ायदेमंद क्यों है, उसका रीज़न है कि आपको देखिए पता होगा कि हिस्टामिन रिलीज़ कब होता है, नहीं पता है ना, मैं बता रहा हूँ। हिस्टामिन तब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करते हैं। एंटीजन वही माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह, तो तब जो है हमारा हिस्टामिन रिलीज़ होता है। यानी कि बात करें तो हिस्टामिन हमारा एज ए इम्यून सिस्टम या बोले तो इम्यून सिस्टम के साथ ही काम करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में आखिर चल क्या रहा है और हमने क्या एक्शन लेना है। तो यहाँ पे तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई अगर हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो हिस्टामिन है इसका जो रोल है वो एसिड सीक्रेशन में भी होता है। आपको पता होगा एसिड हमारे स्टमक में होता है जो क्या करता है, जो फूड होता है उसमें जो माइक्रोब्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको किल करने का काम करता है। बाकी जो प्रोटीन वगैरह है उनके डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये हेल्पफुल है, लेकिन ये कहाँ पे हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, जैसे कि ज़्यादा हिस्टामिन अगर सीक्रेट होता है, आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाती है तो हमारे लिए हार्मफुल ही होगी। तो जैसे कि रनी नोज़ हो जाना, वाटरी आइज़ हो जाना और इरिटेशन, ईचिंग वगैरह, तो यहाँ पे ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, बोले तो इसका ये गलत इफेक्ट है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। तो बात करते हैं आखिरी रिलीज़ कैसे होता है। तो इसको रिलीज़ कौन करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ाई की इम्यून सिस्टम में यहाँ पे काम करेगा, इम्यून सिस्टम में, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम में कौन सी सेल काम करती हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल। तो दो टाइप्स के हमारी WBC हैं, मतलब कि जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक हमारी मास्ट सेल, नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, और एक है बेसोफिल, वैसोफिल। तो जैसे ये हमारी मास्ट सेल है तो मास्ट सेल के अंदर ये जो है ग्रेन्यूल्स में हमारा हिस्टामिन इस तरीके से भरा होता है। ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स से हैं, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, ये हमारे ग्रेन्यूल्स, तो इनमें भरा होता है क्या, हमारा हिस्टामिन। तो होता क्या है, जब कोई एंटीजन आता है, जैसे कि हमारा एंटीजन है, तो एंटीजन आएगा तो इससे कौन लड़ेंगे, एंटीबॉडी लड़ेंगे। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल के सरफेस पे आके अटैच हो जाती है, और यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी में होती है लड़ाई। तो जब इनके बीच में लड़ाई होगी ना तो हमारी जो मास्ट सेल है फट जाती है। ये इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं ये बाहर निकल जाते हैं और हिस्टामिन हमारा रिलीज़ हो जाता है। वहीं पे हमें रेडनेस नज़र आने लगती है, सूजन नज़र आने लगती है, ईचिंग होने लगती है, या बोले तो रनी नोज़ वगैरह होने लगती है। तो ये इस तरीके से आपको समझ आ गया कि कैसे आकर रिलीज़ होगा हिस्टामिन। तो पॉइंट की बात करें तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इसके फंक्शन की बात कर लें, हिस्टामिन का थोड़ा सा फंक्शन, जो कि लाइक इट प्रोड्यूस इडेमा। इडेमा क्या होता है, स्वेलिंग, थोड़ी सी सूजन हो जाना, वो हमारी इडेमा कहलाएगी। गैस्ट्रिक सीक्रेशन यानी कि एसिड को ये सीक्रेट करने में हेल्प करता है या ज़्यादा सीक्रेट कराता है। ईचिंग होगी, ब्लड वेसल आपकी डायलेट हो जाएंगी, यानी कि मतलब ज़्यादा फैल जाएंगी, ब्लड
उसमें मतलब कि जैसे कि अगर हमारा पहले इस तरीके से है तो थोड़ा ये चौड़ा हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्शन। तो ये बोलेंगे तो जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें जो एयर है वो अच्छी तरीके से पास नहीं हो पाती है। तो इतना आपको समझ आ गया। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए ये जो मैं सारा कुछ इतना डिटेल में बता रहा हूँ उसका रीज़न यही है कि ये जो है हमारा फार्माकोलॉजी में भी है, ठीक है। पॉइंट आप ध्यान रखना। तो बात करते हैं, देखिए मैं एक चीज़ मैंने छोड़ दिया कि आखिर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया भी है या फिर नहीं आया है, या फिर आया है तो वो कैसे आया है। तो जैसे कि आप देखोगे ना, ये इंट्रो है। अगर मेडिकेम की अगर बात करोगे तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, तो उनके सार क्या है, उनमें से कोई भी ड्रग है उसकी सिंथेसिस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपने बेसिक भी पढ़ना होगा कि आखिर ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है क्या। अगर आपने यही नहीं पता होगा ना कि ये हिस्टामिन के रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे हैं, इनका काम क्या है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जैसे क्वेश्चन आया कि मैं आपको दिखाऊं, ये आपका देखिए 2019-2020 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि क्वेश्चन इस तरीके से आया था, राइट द सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसको हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं उनमें कवर करेंगे, लेकिन पहले आपने उतना भी पता होना चाहिए कि आखिर हिस्टामिन क्या है और वो सारी चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा 2020-2021। तो थोड़ा ही आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। क्लासीफाई एंटीहिस्टामिन एजेंट विद देयर केमिकल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन सार ऑफ एंटीहिस्टामिन, डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडिन। तो ये भी हमारा वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है जैसे कि वही एंटीहिस्टामिन को क्लासीफाई कीजिए और स्ट्रक्चर एंड यूज़ बताइए H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग का। तो इतना आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन आएगा कैसे, लेकिन आपने देखिए पढ़ना ये भी है, थोड़ा बेसिक भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो ये मैंने आपको बताई दिया था, हिस्ट मीन्स हिस्टो यानी कि टिश्यू, अमीन मीन्स अमाइनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, यानी कि टिश्यू से रिलीज होता है। तो इसकी ये स्ट्रक्चर है, थोड़ी टफ सी लग रही है, मैं ब्रेक डाउन करके आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आखिर इसमें है क्या। तो सबसे पहले है इमिडाजोल रिंग। अगर आपने अभी 4th सेम क्लियर करा हो अच्छी तरीके से, तो पीओसी जो हमारी थर्ड थी उसमें आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े होंगे, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो हैं। तो उसमें आपने इमिडाजोल, पायराजोल, पायरोल, फ्यूरान, ये जो है सारे कुछ आपने पढ़े होंगे। तो एक रिंग थी हमारी इमिडाजोल रिंग। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है इमिडाजोल की कुछ इस तरीके से होती है। इसमें तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती हैं और उसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस बोले तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये है हमारी इमिडाजोल रिंग। तो पहले आपने ये बनानी है कि इसमें एक इमिडाजोल रिंग है। दूसरा केस में होता है इथेन, या बोले तो इथेन, ये सेकंड पॉइंट है। या बोले तो कार्बन की चैन होगी, कार्बन चैन या एल्काइल चैन आप बोल सकते हैं, ठीक है, एल्काइल चैन। तो यहाँ पे इथेन में क्या होगा, मैथ एथ, यानी कि 2 कार्बन होंगे, CH2, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हम स्ट्रक्चर में, जैसे हम नेम में हम पढ़ रहे थे हिस्टामिन, यानी कि इसमें एक अमीन ग्रुप भी है। तो यहाँ पे बस आपने अमीन ग्रुप जोड़ देना है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर किसकी, हिस्टामिन की। क्लियर हो गया होगा। यानी कि इमिडाजोल रिंग है, एक एल्काइल चैन है, या बोले तो इथेन है, और एक अमीन ग्रुप है। इसको हम इथाइल अमीन बोल सकते हैं या इथेन अमीन बोल सकते हैं। तो वही है स्ट्रक्चर किसकी, हिस्टामिन की। तो यहाँ पे आप देखोगे वही लिखा है, देखिए इमिडाजोल रिंग, ये वाली आपकी इमिडाजोल रिंग है, ये इथाइल अमीन है। तो इनमें ये तीनों चीज़ कंटेन होती हैं। बात करते हैं सिंथेसाइज कैसे होता है। तो देखिए काफ़ी इजी है सिंथेसाइज करना, इसको जो हमारी बॉडी करती है। तो एक चीज़ समझने एक होता है हमारा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन क्या है, ये हमारा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, यानी कि वो सारे केमिकल जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, या बोले तो उन्हीं से प्रोटीन हमारी बनती है। तो हिस्टिडीन एक हमारा अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और कहाँ से ये हमको मिलता है, ये हमको मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, नट्स वगैरह हैं उनसे ये हमको मिलता है, ठीक है। तो हिस्टिडीन का जब हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, आखिर हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा हिस्टिडीन है, इमिडाजोल रिंग है, यहाँ पे CH2, CH, NH2 एंड COH, यानी कि ये एसिड है, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है COH। तो ये हमारा हिस्टिडीन है। तो यहाँ पे कर पाएंगे हम डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे कि नेम मेरा डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब है डिटैचमेंट, या बोले तो डिलीट, यानी कि यहाँ से हमने
कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 को निकालना होगा और सिंपली हमारा क्या बनेगा, हिस्टामिन बन जाएगा। तो ये हमारा हिस्टिडीन है, यहाँ पे हमने CO2 बाहर निकाली और ये हमारा हिस्टामिन बन गया। ये जो CO2 है ये वाली COO, ये CO2 निकली बाहर और ये H बचा, ये CH एक था तो यहाँ पे डबल हो गया, बाकी ये NH2 इधर आके जुड़ गया। और जैसे कि यहाँ पे हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, वो है देखिए डीकार्बोक्सिलेज, जो रिएक्शन हो रही है उसी के बेस पे, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो सबस्ट्रेट है, वो है हमारा हिस्टिडीन। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। तो इतना आपको आसानी से समझ आ गया होगा। बात करते हैं कि कहाँ पे स्टोर होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था पहले कि जो हमारी मास्ट सेल होती हैं ये उनमें होता है, या जो हमारी बेसोफिल होती हैं, जो हमारी WBC हैं, तो उनमें ग्रेन्यूल्स में भरा होता है। तो वही लिखा है सिंपली मास्ट सेल में ये भरा होता है या बेसोफिल के अंदर। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारी मास्ट सेल है, ये अंदर जो रेड में है ग्रेन्यूल्स हैं। और ये जो है देखिए ग्रेन्यूल्स को ना मैंने यहाँ पे जूम किया है, यानी कि एक ग्रेन्यूल को यहाँ पे जूम किया है, तो ये इस तरीके से होता है, यानी कि इसमें हिस्टामिन होता है और एक बॉन्ड से हेपेरिन जुड़ा होता है। हेपेरिन हमारा एंटीकोगुलेंट हमारा क्या है, केमिकल होता है। तो ये दोनों जुड़े होते हैं। तो हिस्टामिन रिलीज कब होता है, जब ये बॉन्ड टूटेगा, हेपेरिन और हिस्टामिन के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तो हिस्टामिन हमारा रिलीज होगा। और ये कब टूटेगा, जब कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है तो हमारे बॉन्ड टूट जाता है और हमारा हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली रिलीज में मैंने वही लिखा है कि जैसे हमारी मास्ट सेल है, मास्ट सेल के ऊपर हमारी ये IgE एंटीबॉडी, IgE बोले तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन E एंटीबॉडी जो है आके अटैच हो जाती हैं और उनसे फिर एंटीजन लड़ते हैं, या बोले तो एंटीबॉडी और एंटीजन में लड़ाई होती है। तो उसमें ये लड़ने के बाद में ये जो मास्ट सेल है उसको फाड़ देते हैं, बोले तो उसका डीग्रेन्युलेशन हो जाता है, जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो हेपेरिन और हिस्टामिन और हेपेरिन का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और हिस्टामिन हमारा रिलीज हो जाता है। उसी की वजह से हमें इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है, हमारी नाक स्टफी हो जाती है, हमारी आँख वाटरी हो जाती है, वाटरी आइज, रेड आई। तो ये जो है इसका रिलीज है। तो ये सारे कुछ हम पढ़ क्यों रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप नॉर्मली सिलेबस देखोगे ना तो हिस्टामिन और उसके रिसेप्टर के बारे में पूछा है, लेकिन मैं देखिए इसके ऊपर डबल वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं साथ के साथ ही ये जो हमारा ऑटोकोइड में जो हिस्टामिन है उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये जो है दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में भी और जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसकी प्लेलिस्ट में भी। बात करते हैं इसका मेटाबॉलिज्म। तो देखिए मेटाबॉलिज्म ना आप पढ़ चुके हैं, यानी कि 4 सेम में आपने देखा होगा ना, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमारी एक्टिव है, हमारी ड्रग एक्टिव है, एक्टिव से हमने उसको डीएक्टिवेट करना है, एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट करना है। और वो कब कन्वर्ट होगा, कोई भी हमारा ड्रग है, कोई भी हमारा केमिकल, जैसे उसका ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से बनाऊं, जैसे ये इसका रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे आके ये जो है, ये सपोज हमारा हिस्टामिन है, ये यहाँ पे आके बाइंड होने वाला है, तो ये यहाँ पे तो ये एक्टिव है। लेकिन अगर क्या करें हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज कर दें या ऐसे चेंज कर दें तो ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा, या वहाँ से अगर बाइंड हुआ है तो वो छूट जाएगा, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो वही होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी कि हिस्टामिन कैसे इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पे 2 एंजाइम काम करते हैं, एक हमारा N मिथाइल ट्रांसफरेज और एक डाई अमीन ऑक्सीडेज। एंजाइम के नेम में ही काम लिखा है कि क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा। तो ये दोनों एंजाइम हमारी जो हिस्टामिन है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। पहले बात करते हैं N मिथाइल ट्रांसफरेज की। तो जैसे कि हमारा मिथाइल ट्रांसफरेज यानी कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, जो हमारा N यानी कि जो हमारा ये नीचे नाइट्रोजन दिख जाएगा, यहाँ पे जो है H हट करके CH3 जुड़ जाएगा और ये जो हमारा केमिकल कहलाएगा वो कहलाएगा N मिथाइल हिस्टामिन। ठीक है, मिथाइल ट्रांसफरेज यानी कि मिथाइल को ट्रांसफ़र कर देगा इमिडाजोल रिंग पे, जो कि नाइट्रोजन से जाके जुड़ेगा। ये हमारा इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, तो स्ट्रक्चर चेंज होगी तो इसका काम चेंज हो जाएगा, यानी कि हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे आगे भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी, शॉर्ट में बोलते हैं MAOB। तो इसका काम क्या है, जैसे कि हमारा मोनोअमीन यानी कि जो अमीन ग्रुप जो हमारा जुड़ा हुआ है इसको हटा करके ऑक्सीडेज यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, या बोले तो हमारा COO यहाँ पे आके 2 ऑक्सीजन जो आपको नजर आ रही है आके यहाँ पे जुड़ जाएंगी, जो कि हमारा एसिड बना लेगी। सिंपल से यहाँ पे ये हमने हटाया
और कुछ नहीं है, और यहाँ से एक हमारा H भी निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि अमोनिया निकल जाएगा NH3 प्लस यहाँ पे बचेगा क्या CH, तो C और ऑक्सीजन से 2 O आगे COOH, तो ये हमारा कहलाएगा N मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। एसिड क्यों आ रहा है, जो कि हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें ग्रुप है। तो ये समझ आ गया। दूसरा एंजाइम जैसे कि काम यहाँ पे उसका लिखा ही है नेम में, डाई अमीन ऑक्सीडेज, यानी कि अमीन को ये ऑक्सीडाइज करेगा। अमीन की जगह COOH ग्रुप आके जुड़ जाएगा। बोले तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे CO2 ऐड करते हैं, ऑक्सीडेज बोले तो CO2 ऑक्सीडेज यानी कि वही O2 अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, और जो हमारा ये अमीन है वो हट ही जाएगा, क्योंकि डाई अमीन ऑक्सीडेज यानी कि उसी को तो हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक H जो है वो भी निकलेगा, यानी कि अमोनिया यहाँ से हमारी बाहर निकलेगी, साथ के साथ CH बचेगा, तो यहाँ पर 2 और आ जाएंगे, यानी कि OO, तो COOH ही हमारा बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इमिडाजोल एसिटिक एसिड। फर्दर इसका देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, तो एक एंजाइम काम करता है वो है फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, यानी कि जैसे कि हमारा फॉस्फोराइबोसिल, यानी कि यहाँ पे जो राइबोज है ये ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे जुड़ती है, इमिडाजोल रिंग के नाइट्रोजन पे। जैसे यहाँ पे CH3 जुड़ा था, यहाँ पे राइबोज शुगर जुड़ जाएगी, ये हमारा कहलाएगा इमिडाजोल एसिटिक एसिड राइबोसाइड। तो इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो दोनों मैं कवर कर रहा हूँ, मेडिकेम भी और कोलोजी भी। बात करते हैं जो कि हमारा मेडिकेम में यहाँ पे पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए इसके 4 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। तो देखिए मैं आपको बताऊं, इन्हीं रिसेप्टर के जो चारों रिसेप्टर हैं, चारों रिसेप्टर से हमारे सपोज जैसे कि हमारा ये H1 है, H2, H3 एंड H4, चारों से जाके हमारा हिस्टामिन बाइंड होता है। सपोज ये मैंने ऐसे करके हिस्टामिन बनाया है, चारों रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, लेकिन चारों रिसेप्टर पे इसका जो असर है ना, इसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। तो किसका क्या फंक्शन है, कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से बॉडी के पार्ट में प्रेजेंट है, और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि अगर यहाँ पे हिस्टामिन जाके बाइंड हो रहा है तो वो क्या करेगा, क्या घटाएगा, क्या बढ़ाएगा, कैसे काम करेगा, ये हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा H1 रिसेप्टर है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये भी दिखा दूँ कि आखिर हमने हमारे सिलेबस में ब्रॉड में क्या दिया है। तो H1 एंटागोनिस्ट यानी कि H1 रिसेप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, H2 एंटागोनिस्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी H3 एंड H4 को भी हम जो है देख लेंगे साथ के साथ। तो बात करते हैं जो हमारा H1 रिसेप्टर, उसकी लोकेशन की बात करें तो ये स्मूथ मसल में होता है। अब ये स्मूथ मसल क्या होती है, देखिए तीन तरह की मसल होती है। एक होती है स्केलेटल मसल, जैसे कि हमारा कि स्केलेटन के पास होंगी, जो हमारी जो हड्डी है, सपोज ये मेरी यहाँ की हड्डी होगी, तो यहाँ पे जो मसल है वो कहलाएगी हमारी स्केलेटल मसल। एक होती है कार्डियक मसल। कार्डियक बोले तो जैसे कि हार्ट से रिलेट हो रहा है कि हार्ट की जो मसल होती है उसको हम कार्डियक मसल बोलेंगे। एक होती है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहने का क्या मतलब है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, लाइक जैसे कि हमारा लिवर है, हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन है, तो उनकी जो कवरिंग होती है वो जिस लेयर से होती है उसको हम स्मूथ मसल बोलेंगे। जहाँ पे जो मसल होती हैं उसको हम स्मूथ मसल बोलेंगे। तो किस की स्मूथ मसल में ये होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या बोले तो लंग्स की वहाँ मिलेगा, और GI ट्रैक्ट यानी कि स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, तो ये जो है H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे हमारे CNS में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हार्ट में भी होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स में भी होते हैं। एंडोथेलियल सेल क्या होती हैं, देखिए जो हमारी ये ब्लड वेसल जो होती है, जहाँ पे हमारा ब्लड बहता है, तो यहाँ पे जो सेल होती हैं या बोले तो जिस सेल से हमारी ब्लड वेसल बनी होती है उनको हम एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। तो ये यहाँ भी प्रेजेंट होता है। बात करते हैं काम कैसे करता है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पूरा मतलब टॉपिक ही वो यूनिट ही इसी पर है। तो पॉइंट बस एक समझ लीजिए कि ये जो है कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा करके काम करेगा, और वो कैसे बढ़ेगी, ये एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम। सिंपली बोले तो जब भी हिस्टामिन अपने H1 रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है हमारा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम, और जो कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। उससे उसके कई सारे फंक्शन नज़र आते हैं, ईचिंग होना, रनिंग नोज हो जाना, वाटरी आइज हो जाना, ये जो है सारे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन की वजह से होंगे। तो इतना आपको समझ आ गया। बात करते हैं इफेक्ट, यानी कि अगर वो बाइंड हो जाता है तो क्या क्या असर होता है। सबसे पहला है वैसोडाइलेशन, जैसे कि हमने बोला था कि ब्लड वेसल की लाइनिंग या बोले तो उनकी जो सेल है वहाँ पे भी हमारी
H1 जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये करते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल पहले ऐसी थी तो ये उसको और चौड़ा कर देंगे, यानी कि डायलेट करने का ये काम करते हैं। दूसरा देखिए वो हमारा पेन ईचिंग, ये हमारा पेन भी कॉज करता है, दर्द थोड़ा बहुत, और ईचिंग यानी कि खुजली वगैरह, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह। नेक्स्ट है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी कि बोला था जैसे कि हमने ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होती हैं, या बोले तो लंग्स वगैरह में भी होती हैं, तो लंग्स वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी तो वहाँ पे हो जाएगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो ब्रोंक्योल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सॉरी जो हमारी गैस है वो पास नहीं हो पाती, तो हमारा ये इसका इफेक्ट है। इसके अलावा इसका इफेक्ट इडेमा या बोले तो स्वेलिंग भी H1 रिसेप्टर की वजह से ही होती है। हार्ट रेट या बोले तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना, बोला था हार्ट में भी प्रेजेंट, तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो इसके फंक्शन आपने समझ आ गए। तो ये देखिए सही तरह से आपने पढ़ लेना, क्योंकि ये पूरा सिलेबस में हमने पढ़ना ही है। एक बार को आप H3 H4 के भूल जाना, लेकिन ये आपने पक्के ध्यान रखने हैं H1 एंड H2 वाले। तो H2 वाले जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे गैस्ट्रिक सेल। गैस्ट्रिक सेल क्या होती है, नहीं हमारे गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, यानी कि वो सेल जो कि हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होती है उनको हम गैस्ट्रिक सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे पैराइटल सेल है ना, पैराइटल सेल, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं H2 रिसेप्टर। इसका फुल मैकेनिज्म हम जो है आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे ही रखा है H2 एंटागोनिस्ट, तो कंटिन्यूसली आप देखते रहेंगे। अभी केवल हम इसका ब्रीफ इंट्रो देख रहे हैं। तो जो पैराइटल सेल होती है वो हमारी HCl यानी कि एसिड सीक्रेट करती है, तो वहाँ पे H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा तो वहाँ पे ये एसिड जो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो समझ आ गया कि एसिड प्रोडक्शन में क्या रोल है हमारा हिस्टामिन का। इसके अलावा CNS में होता है, ये हार्ट में होता है, यूटेरस में होता है, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में होता है। बात करते हैं ये काम कैसे करता है। ये देखिए एक एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है, वो है एडेनिल साइक्लेज एंजाइम। तो जब भी ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये जो है ATP को कन्वर्ट कर देता है CAMP में। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पता ही होगा। CAMP क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो यानी कि इसमें एक ही फॉस्फेट है, यानी कि यहाँ से P2 दो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाते हैं। तो जब CAMP की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो तब जो हमारा एसिड बढ़ जाता है स्टोमक में, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इतना क्लियर हुआ। बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या है। तो ये हमारा गैस्ट्रिक सीक्रेशन बढ़ाता है, एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। इसके अलावा वैसोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल जो है उनको और ज़्यादा डायलेट चौड़ा कर देता है, जिससे हमारा हाइपोटेंशन यानी कि BP कम हो जाता है। जब देखिए यहाँ पे ये चौड़ी हो जाएंगी हमारी ब्लड वेसल, तो ब्लड तो मतलब आराम से बहेगा, कोई भी उस पर प्रेशर नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लशिंग, या बोले तो स्किन का रेड हो जाना या हॉट स्किन हो जाना, बोले तो इरिटेशन होना, तो वो भी इसका रोल है यहाँ पे। इंक्रीज हार्ट रेट, या हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या है H2 रिसेप्टर एंड H1 रिसेप्टर। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट है वो हमारा H3 रिसेप्टर। तो ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं ना, ये एज ए फीडबैक सिस्टम काम करते हैं। आपने फीडबैक सिस्टम पढ़ा होगा ना HAP फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, याद करो, ठीक है। फीडबैक सिस्टम यानी कि जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी में फीडबैक सिस्टम काम करता है। तो हिस्टामिन H3 रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, ठीक है। ये हिस्टामिन है, ये बाइंड होगा तो ये हिस्टामिन के प्रोडक्शन को ही कम कर देता है, यानी कि ये उसको रोकने का काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, पहले तो बात करते हैं लोकेशन कहाँ पर है। ये मोस्टली प्रेजेंट होता है CNS में, CNS के कॉर्टेक्स में और स्ट्रेटियम में। कॉर्टेक्स क्या होता है, जैसे कि मैं अगर आपको ब्रेन बनाऊँ, कुछ इस तरीके से होता है ब्रेन हमारा, ज़्यादा अच्छा है नहीं ड्राइंग मेरा। तो ये जो ऊपर का बड़ा पार्ट होता है ना, ये हमारा कहलाता है सेरिब्रम। तो ये हमारा सेरिब्रम है, तो इसके ऊपर जो लाइनिंग होती है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो सिंपली बोले तो ये कॉर्टेक्स की जो लाइनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो और कुछ मात्रा में, ज़्यादा में नहीं, कुछ मात्रा में इंटेस्टाइन में और टेस्टिस में भी होता है। बात करते हैं कैसे ये काम करता है। तो ये CAMP को कम करता है और एडेनिल साइक्लेज को भी ये इनहिबिट करता है। जब ये एडेनिल साइक्लेज इनहिबिट हो जाएगा, CAMP कम हो जाएगा। जब CAMP कम हो जाएगा तो हिस्टामिन कम रिलीज होगा या हिस्टामिन का इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका काम क्या है, तो ये देखिए जो हिस्टामिन का रिलीज है या सिंथेसिस है उसको ये क्या करता है, रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है जब कंसंट्रेशन हिस्टामिन की बढ़ जाती है। इसके अलावा इट मॉड्यूलेट द रिलीज ऑफ कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, नॉर
एड्रेनालिन है, एसिटाइलकोलिन है, गाबा है, तो ये उनकी रिलीज़ में भी ये अपना रोल निभाता है, उनको मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया H3 का। H4 की बात करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। वो कैसे? तो इट प्रेजेंट इन बोन मैरो, स्प्लीन एंड पेरिफेरल ब्लड। तो ये एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ होता है? जो हमारी हीमेटोपोइटिक सेल है, हीमेटो यानी कि हीम इनकी ब्लड, एंड पोइटिक सेल यानी कि इमेच्योर सेल होती हैं, ब्लड की इमेच्योर सेल होती हैं, जो कि किसी में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, या तो आरबीसी में, या डब्ल्यूबीसी में, या प्लेटलेट्स में। और आपको पता ही है कि हमारी ब्लड सेल बनती कहाँ पर है? स्प्लीन में, और बोन मैरो और ये पेरिफेरल ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो यहीं पे हमारे H4 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। तो काम कैसे करते हैं? CAMP को कम करते हैं। CAMP कम होगा तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा HCl रिलीज नहीं होगा, इरिटेशन, खुजली वगैरह भी कम होगी। ऐसे ही काम करते हैं। बात करते हैं इफेक्ट क्या है, तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके फंक्शन को ये मॉड्यूलेट करती हैं। तो ये जो है इसका काम है, यानी कि उसको बढ़ाती हैं, इम्यून सिस्टम में काम करती हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना पूरा की इंट्रो पूरा, एंटीहिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन क्या है, रिसेप्टर क्या है, उसका स्टोरेज, रिलीज, मेटाबॉलिज्म देख लिया, और उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे H1 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन और उनका सार, और उसमें जो ड्रग्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो फिर बारी बारी से फर्दर हम इन हर एक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो यही जो है ना सारे कुछ मैंने बताना था वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।